हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा। आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का 18 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके बाद मैंने वहाँ पे मगध साम्राज्य तक का क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद का मैंने फिर वीडियो नहीं डाला है और फिर अब मैं अभी स्टार्ट कर दिया हूँ पॉलिटी। तो आज हम हिस्ट्री के इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास में आज हम पढ़ेंगे ईरानी और यूनानी आक्रमण। ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इतिहास के अंदर कैसे ईरानी आक्रमण हुआ और यूनानी आक्रमण किसने पहले आक्रमण किया, इसकी चर्चा करेंगे। इससे भी सवाल आते रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे तो ईरानी आक्रमण पढ़ेंगे। ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार ईरानी आक्रमण किसने किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे तो अगर डेट की बात किया जाए तो 516 बीसी 516 ईसा पूर्व सबसे पहले बार ईरानी आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, 516 बीसी में हुआ था। ईसा पूर्व इसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, यूनानी आक्रमण की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ईरानी आक्रमण देखते हैं। छोटा टॉपिक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले थे इनका नाम था दारा प्रथम, या कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो डेरियस प्रथम, या इंग्लिश में लिख देते हैं डेरियस प्रथम। ठीक है, इनका ये नाम था। दारा प्रथम कहीं पे देखने को मिलेगा, कहीं पे डेरियस प्रथम देखने को मिलता है इनका नाम। ठीक है, और ईरान की बात करें, ईरान का पुराना नाम भी अगर हम बात करेंगे तो ईरान का पुराना नाम था पहले फारस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फारस आक्रमण भी कहेगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फारस आक्रमण और 516 बीसी में हुआ था इनका पहला आक्रमण भारत पे, दारा प्रथम डेरियस प्रथम। ठीक है, तो देखिए, तो जो भारत पर आक्रमण किया था तो इसके ऊपर हेरोडेटस ने अपनी किताब, हेरोडेटस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हेरोडेटस इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनका बुक का नाम है द हिस्टोरिका। द हिस्टोरिका, इनकी किताब का नाम है द हिस्टोरिका। और द हिस्टोरिका में इन्होंने बताया है कि जो ये दारा प्रथम है, दारा प्रथम ने गंधार और हमारा इधर, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये भारत हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तरी पश्चिमी हिस्सा हो गया भारत का। ठीक है, ये हमारा उत्तरी पश्चिमी हिस्सा भारत का हो गया। तो यहाँ पे कंबोज था, गंधार था, इसको जो हमारा ईरानी शासक था हमारा ये दारा प्रथम, इसने कंबोज गंधार को जीत लिया। और साथ में यहाँ पे सिंध भी, हम तो सिंध की बात करें कि ये नहीं, सिंध, तीन गंधार, कंबोज और सिंध, ये तीनों प्रांत को मतलब कहने का मतलब जीत लिया। और ऐसा लिखा गया है कि इसमें तो हेरोडोटस की जो बुक है हिस्टोरिका में लिखा गया है कि फारस के राजा, ईरानी राजा दारा प्रथम ने गंधार, कंबोज और सिंध को मिला के अपने प्रांत का 20वां प्रांत बनाया। कहने का मतलब यहाँ से आप जान सकते हैं कि 19 प्रांत पहले वो बना चुका था और 20वां राज बनाया जीत के। ठीक है, तो ये ईरानी आक्रमण के बारे में इतना देखने को मिलता है। ज़्यादा इसके बारे में उतना हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में जहाँ तक पूछता है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। उसके लिए बुक आपके पास है, आप वहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वह आक्रमण इन्होंने किया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। इसको हम सेट करते हैं अभी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो यहाँ से हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 316 टैलेंट मुद्रा। देखिए, इन्होंने अपनी किताब में, हिस्टोरिका किताब में हेरोडोटस ने लिखा है कि गंधार, कंबोज और सिंध को मिला के अपना 20वां प्रांत बनाता है। साथ में साथ उन तीनों प्रांतों से, उन तीनों मतलब जगह से एक 20वां प्रांत पूरा, कहने का मतलब संयुक्त रूप से बोला गया। तो वहाँ से, उस एरिया से 316 टैलेंट मुद्रा का उनका राजस्व प्राप्त होता था। कहने 316 टैलेंट मुद्रा, कहने भाई स्वर्ण मुद्रा को बोले थे टैलेंट उस समय के, जो कि पूरे उसके 1900 प्रांत, जो भी ईरान का जो पूरा 1900 प्रांत था इसके शासनकाल में, डेरियस प्रथम के शासनकाल में जो 19 प्रांत था, उसके पूरे हिस्से का जितना उससे इनकम होता था, समझो उसका 1/3 इनकम यहीं से हो जाता था। उसके इनकम का 1/3, जैसे कहने का मतलब अगर 3 कमा रहा है पूरे 19 प्रांत से, तो एक प्रांत उसमें से उस 3 का एक हिस्सा, कहने का मतलब एक हिस्सा कमा रहा है कहाँ से,
ये मात्र गंधार, कंबोज और सिंध। सोच लीजिए कितना भारत के अंदर उस समय रिसोर्सेज थे, ठीक है। तभी तो ईरानी और यूनानी सब ये आक्रमण करने के लिए लाभान्वित हुए, कहने तो इंडिया की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। ये हम पढ़े ईरानी और ईरानी आक्रमण में। तो हम अब देखेंगे कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा हमारे ये जो युद्ध हुआ, सॉरी इसने जो जीत हासिल किया, तो ईरानी जैसे ईरान आए भारत, ईरानी आक्रमण उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे भारत पे पड़ा। तो हम प्रभाव पढ़ेंगे, ईरानी आक्रमण का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात अगर हम बात करेंगे तो जो हम बात करते हैं शिलालेख, शिलालेख की परंपरा, क्योंकि जिसमें आप देखें सबसे ज़्यादा अगर शिलालेख बनवाया है भारत में तो अशोक बनवाया है। तो सबसे पहले शिलालेख की परंपरा भारत में आई तो ईरानियों से आया। कहाँ से आया? तो ईरानियों से। ये आप ध्यान रखिएगा, शिलालेख की परंपरा ईरानियों से आया। साथ ही साथ ये खरोष्ठी लिपि का जो निर्माण हुआ, खरोष्ठी लिपि का जो विकास हुआ, ये भी ईरानियों के कारण हुआ। ये खरोष्ठी लिपि जो लिखा जाता है, हम बात करें दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो देखेंगे हम कि अशोक का जो अभिलेख अफगानिस्तान की तरफ जो भी अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, कुछ कुछ अभिलेख तो दाएं से बाएं लिखने का क्रम था। और ये इसका जो विकास हुआ ये कहाँ से हुआ? तो ईरानी आक्रमण से। कहने मतलब कि ईरान जब आए तब इनका विकास हुआ। तो ईरान से हम बोल सकते हैं, ईरान से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। और इस लिपि का जो विकास हुआ था ये हुआ था ईरानी अरमाइक लिपि से, ठीक है। ये दोनों लिपियों को मिलाने पे ईरानी लिपि और अरमाइक लिपि दोनों को मिलाने के बाद खरोष्ठी लिपि का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये सब देन किसकी है? तो ईरान के देन है, ठीक है। इसमें किसका देन है? तो ईरान का देन है। तो ये हम पढ़े ईरान के आक्रमण और ईरान के प्रभाव के बारे में। अब आगे हम चलेंगे कि सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। सिकंदर का आक्रमण कहने का मतलब यूनान का आक्रमण। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। इसकी चर्चा हम करेंगे कि यूनान का आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ और सिकंदर कब युद्ध किया, किसके साथ युद्ध किया, क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। तो सिकंदर के आक्रमण के पहले हम जानेंगे सिकंदर का बैकग्राउंड कि सिकंदर कहाँ का था, उसके पिताजी का क्या नाम था, वो क्या थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिकंदर था मकदूनिया का। अगर वर्ल्ड मैप में हम बात करेंगे तो मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा पूरा एशिया हुआ, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका हुआ और ये कुछ पार्ट्स यूरोप का हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं जूम करके अगर आपको दिखा दूँ, देखिए तो ये जो पार्ट है ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये ध्यान रखिए मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये हमारा अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे देखिए सब ईरान था, ठीक है। ईरान का पूरा इधर पूरा शासन था ईरान का, ठीक है। ईरान का शासन था। और यहाँ पे बात करेंगे छोटा सा जगह था यहाँ पे, ये था मकदूनिया। क्या था? मकदूनिया, जो कि ग्रीस में पड़ता था। ग्रीस कहने का तो एथेंस, ठीक है। ये मकदूनिया, मैसेडोनिया ही बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मैसेडोनिया और मकदूनिया। तो यहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है। मकदूनिया के शासक थे, इनके पिता, इनका नाम था फिलिप द्वितीय, ठीक है। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और इनकी माता का नाम था ओलंपिया, ठीक है। तो मकदूनिया और माता का नाम ओलंपिया, ठीक है, फिलिप द्वितीय। और इनसे सिकंदर का जन्म होता है। उनका नाम सिकंदर का पहले था अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर नाम रहता है, ठीक है। इनका नाम होता है, इनका पुत्र का नाम अलेक्जेंडर और ये आगे चल के सिकंदर बनता है। तो देखिए हम बात करेंगे तो 356 ईसा पूर्व, ठीक है। 356 ईसा पूर्व हमारा सिकंदर का जन्म होता है, ठीक है। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का हमारा जन्म होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इनका पिता फिलिप द्वितीय का सपना होता है कि वो बहुत सारे क्षेत्र को जीते। कहने का मतलब तो विश्व विजय का क्षेत्र को जीतने का उनका मन था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु कर दी जाती है। उसकी हम डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो सिकंदर ठानता है कि अब हम जो इनके पिताजी का जो सपना था उसको पूरा कौन करेगा? सिकंदर वहाँ से विश्व विजय करने के लिए। तो सिकंदर की बात करेंगे, सिकंदर गद्दी पे बैठता है 336 बीसी। सभी से बीसी की बात हो रहा है, ईसा पूर्व की बात हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बोले, ठीक है। इसे बीसी की बात हो रहा है। तो
326 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे बैठता है। मकदूनिया गद्दी पे कहने का मतलब मकदूनिया का शासक बनता है और वहाँ से इन्होंने विजय अभियान के लिए स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हम एक मैप से देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने आया और इंडिया के पास ये पहुँचे। इसकी हम थोड़ा चर्चा मैप से कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा मैप देखते हैं, विस्तृत मैप देखते हैं। हम दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप लोग हम जब बोलते हैं वो समझे कि मकदूनिया मैंने यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए हमारा मकदूनिया, मैंने पहले बताया कि भूमध्य सागर था बीच में, भूमध्य सागर सा कलर ले लेता हूँ। मैंने पहले बताया कि ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, उसके ऊपर देखिए ये मकदूनिया, यूनान में एक मकदूनिया। तो देखिए यहाँ पर था, तो यहाँ से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता है तो वहाँ पर भी छोटे छोटे जो भी किंगडम्स होते हैं उनको हराता है साथ में साथ, और यह स्टार्ट करता है विजय अभियान के लिए 326 में। इंडिया पहुंचता 326 में, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कब का, तो इसने 336 में गद्दी पे बैठा। 336 में इसने क्या किया है, 336 में इसने गद्दी पे बैठा है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा वर्ल्ड मैप की, अगर बात करते हैं यहाँ तो वर्ल्ड का मैप नहीं है, तो ठीक है वर्ल्ड मैप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से देख समझ लीजिए आप। इसको मिटा देता हूँ। ओके, चलिए देखिए ये हमारा था मैसेडोनिया। इसको जूम कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ। ओके, ये मैसेडोनिया था, मैंने पहले बताया कि मैसेडोनिया यहाँ पे है। ठीक है, मैसेडोनिया है। ओके, तो यहाँ से जब ये निकलते हैं, यहाँ से अभी 336 ईसा पूर्व है, बीसी की बात कर रहे हैं। 336 बीसी होगा, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, 336 बीसी। ओके, 336 बीसी की बात करें। ठीक है, जबकि पता है कि यहाँ पे क्या था, फारस, यहाँ पे ईरान का शासक था, ईरान का शासन था, फारस किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था। ठीक है, बहुत ही बड़ा किंगडम था। लेकिन देखिए क्या होता है कि 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व में बीसी में ये यहाँ के शासक दारा द्वितीय, दारा सेकेंड, ठीक है, किनको, तो दारा सेकेंड को ये हरा देता है। सोच लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि इसका जो मतलब सेना था, इसका जो किंगडम था, सेना था, इससे 40 गुना बड़ा था यहाँ ईरान का किंगडम, ईरान का फारस किंगडम। फिर भी इस युद्ध में दारा द्वितीय की हार होती है और इस पूरे क्षेत्र को जीत लेता है और यहीं से ये उपाधि लेता है सिकंदर महान का। ठीक है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर महान की उपाधि धारण करते हैं ये ईरान को हराने के बाद, ईरान के दारा द्वितीय को हराने के बाद। और इस युद्ध का नाम है अराबेला का युद्ध भी, एक आप ध्यान रखिएगा, अराबेला, या कहीं पे आप देखिएगा अराबेला भी मिलेगा, गोगा बेला भी मिलेगा, गौगे बेला मिलता है भी। ठीक है, युद्ध का वो था 331 बीसी में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 331 बीसी में युद्ध हुआ था, गोगा बेला का युद्ध, और इसमें सिकंदर की जीत होती है। ठीक है, ये तो मैप में हमने देख लिया। और उसके बाद देखिए इंडिया की तरफ ये पहुंचेगा तो उसकी हम चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, तो एक अगर हम टाइमलाइन की बात करें, 356 में इनका जन्म होगा। ठीक है, 356 में जन्म होगा, फिर 336 में जन्म इनका होता है। उसका अगर हम बात करेंगे तो पेला नाम जगह पे, कहाँ पे, पेला नाम का जगह है वहाँ पे मकदूनिया में, तो वहीं इनका जन्म होता है, पेला में 356 में। ठीक है, सिकंदर का जन्म होता है और 20 साल की उम्र में गद्दी पे बैठते हैं पिताजी की मृत्यु के बाद 336 ईसा में। और उसके बाद 336 बीसी के बाद ये 331 में युद्ध जीतते हैं, किससे, दारा द्वितीय से, जो कि फारस का राजा था, ईरान का राजा था। इसको हरा के 5 साल के बीच में, इस 331 के बाद 5 साल ये छोटे छोटे राज्यों को जीतते जीतते ये पहुंचता है इंडिया, ये पहुंचेगा इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ये कहने का मतलब ये हम देख रहे हैं इसको, ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम मैप के अकॉर्डिंग, तब मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग में मैप बना रहेगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम तब तक इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि ये मकदूनिया का शासक, इनके पिताजी थे फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपिया, उनसे पुत्र का जन्म होता है अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर 356 ईस्वी में इसका जन्म होता है, इसी का नाम आगे जाकर सिकंदर होता है। हम बताएं सिकंदर नाम कब होता है, तो पहला में जन्म होता है, फिर 20 साल के उम्र में ये गद्दी पर 336 बीसी में, और 331 में युद्ध लड़ते हैं, दारा द्वितीय से युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद ये उपाधि लेते हैं सिकंदर महान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। फिर इन 5 सालों के बाद देखिए हम इसको अगर हम देखते हैं मैप के यहाँ बताया गया, देखिए कैसे कैसे ये पेला में इनका जन्म हुआ। पेला में, इसको मैं जूम कर देता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पेला, ठीक है, पेला में जन्म होता है इनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो आगे युद्ध की ओर बढ़ते बढ़ते देखिए जीतते जाते हैं। ये पूरा देखिए मैंने क्या बताया था कि पूरा ईरान ये फारस का बहुत बड़ा था, जो कि 40 गुना इनके किंगडम के 40 गुना, देखिए बहुत बड़ा चीज़ को जीत लेते हैं, बैक्टीरिया को जीतता है। फिर उससे करते करते आगे हम देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते जीतते ये पहुँचते हैं आखिरकार इंडिया के साम्राज्य में, ठीक है, पहुँचते हैं ये भारत के साम्राज्य में। तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए इसकी चर्चा करेंगे तो देखिए इसको हम देखिए, ये हमारा है सिंधु नदी, ये हमारा है इंडस नदी, कहने का सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, रावी, सतलज, ब्यास, जो भी हमारा ऊपर में जो आप नदी के अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सिकंदर पहले पूछता है यहाँ पे सिंधु नदी के पास, और ये सिंधु नदी को पार करके सिंधु और झेलम के बीच में शासन रहता है आम्भी का। किसका शासन रहता है? तो आम्भी राजकुमार का शासन रहता है, राजा आम्भी का शासन रहता है, ठीक है, आम्भी राजा का। और इसका एक और दोस्त होते हैं शशिगुप्त, ठीक है, इनका नाम है शशिगुप्त। ये दोनों का दुश्मनी था किससे? तो पोरस से दुश्मनी था, जो कि झेलम और यहाँ पे हम बात करेंगे चेनाब और झेलम और चेनाब के बीच में उनका शासन था, ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच में उनका शासन था, ठीक है। उनका नाम है पोरस, ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच में उनका शासन था। तो पोरस से इनका दुश्मनी रहता है। तो जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए आता है तो आम्भी और ये शशिगुप्त तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है, ये युद्ध नहीं लड़ता, आत्मसमर्पण कर देता है और ये सपोर्ट करता है सिकंदर को आगे के युद्ध में। और ये पोरस का जब पोरस के पास पहुंचता है तो पोरस इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है और पोरस आत्मसमर्पण ना करके युद्ध लड़ता है। और इस बहुत ही ज़्यादा ही फेमस युद्ध है और इस प्रसिद्ध युद्ध का नाम है हाइडेस्पीच, वितस्ता और झेलम। देखिए मैंने 3 नाम लिखा, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है और उसको ग्रीस में यूनान में बोलते थे हाइडेस्पीच। तो इस नदी के किनारे होता है, झेलम नदी के किनारे होता है किन के बीच? पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में। और इस युद्ध में जीत होती है सिकंदर की, क्योंकि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा चालाक था सिकंदर, और उस पर आम्भी राजा और शशिगुप्त का भी सपोर्ट था, तो युद्ध जीत जाती है। और उसके बाद सिकंदर बोलता है पोरस को, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस बोलता है कि जैसे एक शत्रु के साथ करता है या एक राजा अपने शत्रु के साथ करता है, वो सलूक मेरे साथ भी किया जाए, ये बोलता है। तो सिकंदर इस चीज़ से प्रभावित होता है, इसके बहादुरी से प्रभावित होता है और फिर से वापस देता है, सब कुछ इसको वापस दे देता है, ठीक है, सब कुछ इसका राज वापस कर देता है। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है। तो आगे अगर हम बात करेंगे, इसे मैंने मैप से देख लिया, तो इसको देखिए आगे अगर हम बात करेंगे तो खाली मैप चाहिए था, ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर करते हैं। तो एक हम डेट लिख देते हैं कि 326 में इन्होंने युद्ध लड़ा। किस चीज़ का युद्ध लड़ा? वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध, जो भी बोलिए, ठीक है। राजा पोरस से लड़ा युद्ध और जीत जाते हैं 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद हम बात करेंगे कि छोटे छोटे वहाँ पे ग्लॉग निकाय, ये सब ग्लॉग निकाय है और कठ जाति, ये दोनों की बहराता उस समय जो जातियां थी ग्लॉग निकाय, कठ निकाय, वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, झेलम के नदी के आसपास के क्षेत्र में, तो उन जातियों को हराता है। और जब आगे पहुंचता है ब्यास नदी के पास, देखिए मैप से देखेंगे, आगे पहुंचेगा ये ब्यास नदी के पास। यहाँ पे ब्यास नदी के पास होता है, देखिए यहाँ पे झेलम है, चिनाब है, रावी है, यहाँ पे ब्यास नदी, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम, ये हमारा है ब्यास नदी, ठीक है। तो ब्यास नदी के पास पहुंचता है तो इसकी सेना मना कर देती है, इसकी सेना आगे जाने से मना कर देती है, ब्यास नदी को पास करने में मना कर देती है। क्यों करती है? इसके पीछे बहुत सारे कारण बताते हैं इतिहासकार। कुछ बोलते हैं कि इनकी सेना बहुत थक चुकी थी, क्योंकि जब बात किया जाए कि सिकंदर इंडिया में 19 महीने तक रहा, 19 माह तक ये भारत में रहा था, 19 माह तक भारत में रहा था, तो इनकी सेना थक चुकी थी। इनकी सेना को अपने घर की भी याद आ रही थी, अपने परिवार को भी देखना था। साथ ही साथ बात किया जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि महामारी फैला हुआ था, बहुत सारे बीमारी से मर रहे थे। कुछ बोलते हैं कि ये ब्यास नदी के पार, यहाँ पे हम बात करेंगे पूरा मगध साम्राज्य की बात करेंगे, तो उस समय मगध पे शासन था नंद वंश के घनानंद का।
नंद वंश के घनानंद का शासन होता है। ठीक है, नंद वंश के घनानंद का शासन होता है और ये बहुत ही बड़ा पावरफुल किंगडम होता है। अगर बात की जाए घनानंद की, तो घनानंद तो उस तरफ का राजा नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत ही भोग विलासी राजा था। लेकिन थोड़ी सिकंदर को ये थोड़ी ना पता था, उनके सैनिकों को थोड़ी ना पता था कि उनका राजा भोग विलासी, लेकिन उनके पास सेना नंद के पास बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही ज़्यादा सेना थी, क्योंकि इसका सेना उसके विरासत के रूप में इनके पिताजी महापद्यनंद के रूप में मिला था उसके बाद में घनानंद को। तो ये भी डर रहता है कि अब तो हमारे बहुत सारे सैनिक मर भी चुके हैं, हम थक भी चुके हैं, आगे युद्ध कैसे कर पाएंगे उतने सारे लोगों से। तो सेना यहाँ पे इनकार करती है। और साथ में बहुत कुछ अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि चाणक्य ने इनके रसोई में चूहा को छोड़ दिया था, तो सारे खाना को खा जाता था। तो ऐसा अफवाह फैलाया गया कि यहाँ की जो देवी देवता हैं वो खाना खा जा रही है आपकी। तो ये सब भी डर बना होता है और यहाँ से उनकी सेना लौट जाती है। तो सिकंदर बोलता है कि हम दुनिया से नहीं हारे, हम अपने सेना से हार गए। ठीक है, तो सिकंदर का वो जो सपना होता है पूरे विश्व को जीतने का, वो यहाँ से चकनाचूर होता है। उसके बाद सिकंदर वहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, वहाँ सिकंदर वापस चला जाता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिनको अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और भी उतार सकते हैं आप पॉज करके। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं। तो सिकंदर लौटता है, तो लौटने के समय जल मार्ग से लौटता है। भी कुछ लोग सैनिक जल मार्ग से लौटते हैं, कुछ सैनिक स्थल मार्ग से लौटते हैं। तो जल मार्ग से लौटते हैं जो सैनिक, वो निर्याकस के नेतृत्व में, निर्याकस उनका सेनापति था, जल सेनापति इसको बोला जाता है। तो निर्याकस के नेतृत्व में जो लौटते हैं, जल मार्ग से लौटते हैं, और स्थल मार्ग में क्रेटेरस के नेतृत्व में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्रेटेरस के नेतृत्व में ये लौटते हैं स्थल मार्ग से। तो स्थल मार्ग से लौटते समय हम बात करेंगे तो ये रास्ते में, जैसे देखिए हम अगर मैप निकाल लेते हैं, रास्ते में बहुत सारे इन्होंने काम करते गया है। देखिए, तो यहाँ पर एक सिकंदरिया शहर बसाया इन्होंने, तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सिकंदरिया शहर झेलम नदी किनारे बसाया, ठीक है, सॉरी झेलम नहीं, सिंधु नदी किनारे बसाया है सिकंदरिया शहर। ठीक है, तो सिकंदरिया शहर के देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, सिकंदरिया शहर की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर ने किया, झेलम नदी के किनारे किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे तो मैप में शायद लगता नहीं दिया हुआ है, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम बात करेंगे। तो ये एक निकैया शहर की स्थापना भी करते हैं, निकैया शहर। ठीक है, एक निकैया शहर की स्थापना करते हैं, यहाँ पे मैप में नहीं दिया हुआ। तो इन्होंने निकैया शहर की स्थापना की, इन्होंने सिकंदरिया शहर की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने अपने पीले घोड़ा, इनका घोड़ा था, घोड़ा की कहानी बात बहुत बड़ी है। इनका घोड़ा था पीले घोड़ा, उनका नाम था, घोड़ा का नाम था बहु केफला। तो ये घोड़ा की याद में, इस घोड़े की याद में ये एक शहर बसाते हैं, उस शहर का नाम होता है बहु केफला। ठीक है, तो बहु केफला नामक नगर अपने घोड़े के याद में ये स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिकंदरिया शहर, बहु केफला और हम बात करेंगे तो निकैया, ये तीनों शहर की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर ने स्थापना किया। और जाते जाते हम बात करेंगे, ये जाते जाते आगे 323 BC। ठीक है, ये जाते जाते अगर हम बात करेंगे तो 323 BC में इनका मृत्यु हो जाता है बेबीलोन में, इराक के बेबीलोन में। कहाँ? इराक के बेबीलोन में इनका मृत्यु हो जाता है 323 ईसा पूर्व में। कहने का लगभग 33 साल की उम्र में, इनका 356 में जन्म हुआ था इनका, और 33 साल की उम्र में इनका मृत्यु होता है 323 बेबीलोन में। और मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि जब ये पोरस को जीत गए थे, उसके बाद कुछ युद्ध हुआ था। ठीक है, कुछ छोटे छोटे गणराज थे, उससे इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा कर लेते हैं, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो छोटे छोटे गणराज थे, सीवी, मालव, पाटन। ठीक है, और भी बहुत सारे गणराज थे। तो यहाँ पे मालव गणराज के साथ युद्ध होता है। ठीक है, मालव गणराज के साथ युद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है? सिकंदर घायल हो जाता है। ठीक है, तो मालव गणराज के साथ युद्ध होने के बाद सिकंदर घायल हो जाता है। ठीक है, उस दिन से घायल हो जाता है सिकंदर, और गुस्सा में क्या करता है सिकंदर जब घायल होता है? तो पूरे मालव के जितने भी बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां, पुरुष, सबका ये नरसंहार करता है, सबको मार देता है। मालव के
जो भी प्रजा होते हैं वहाँ पर सबको मार देता है। और बात करेंगे तो इसमें हमको इतना याद रखना कि घायल हो जाते हैं वहाँ के सारे प्रजा को मार देता है, ठीक है। और ये पाटल है, तो पाटल में सबसे अंतिम अगर बात करेंगे, सबसे अंतिम अभियान या अंतिम जीत तो पाटल के साथ हुई। कहाँ हुई? तो पाटल के साथ हुई। तो पूछा जाता है सिकंदर का भारत में सबसे अंतिम अभियान या अंतिम युद्ध कहाँ हुआ? तो पाटल में। कहाँ हुआ? तो पाटल में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से जब घायल हो जाते हैं, सिकंदर यहाँ से घायल होते हैं तो इनको ये सही नहीं होता है, इनका जो घाव है वो सही नहीं होता है। और वही घाव के और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि इनको टाइफाइड भी हो जाता है। क्या? मलेरिया, टाइफाइड, बहुत अलग अलग किताबों में अलग चीज़ मिलता है। तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इनका मृत्यु हो जाता है सिकंदर का, ठीक है। ये हमने देखा सिकंदर के बारे में, जो भी बैकग्राउंड था सिकंदर का, जो क्या कैसे युद्ध लड़े, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, ठीक है। और भी कुछ अगर छूट जाता है तो वो हम जब PDF इसका करवाएंगे, जब इसका हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन। जहाँ तक अभी एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है वहाँ से हर चैप्टर का जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम से संबंधित उनको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। वो भी 20-25 मिनट का वीडियो होगा हर एक चैप्टर का, तो उस तरह से करवाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आप वीडियो को देखिए। और भी पुराने जितने वीडियो बन चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री का उसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपका इतिहास एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। सिकंदर, जैसे कि हमने यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या देखा कि अभिलेख खुदवाने का परंपरा स्टार्ट हुआ, साथ में अरमाइक लिपि खरोष्टी लिपि हमारा आया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमको देखने के मिला। तो अब हम देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, ठीक। इसको स्टार्ट करके सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव देखेंगे कि जब सिकंदर आक्रमण किया तो हमारा क्या प्रभाव हुआ, इस चीज़ की बात हम करेंगे, ओके। तो देखिए अगर बात करेंगे हम कि सबसे पहली बात अगर हम करेंगे सिकंदर नहीं लिखते, यूनानी आक्रमण का प्रभाव लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनानी आक्रमण का प्रभाव, ठीक है। तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव अगर हम बात करेंगे तो देखिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिकंदर के जाने के बाद क्या हुआ। सिकंदर के जाने के बाद क्या हुआ, देखिए तो पहला बात एक हम याद करने लायक चीज़ है, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं। विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं। ये बोलते हैं कि सिकंदर आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ा। जैसे कि बात करें अगर आंधी आता है आंधी चला जाता है, तो उसका कुछ उतना ज़्यादा मतलब कहने का मतलब वो कुछ छोड़ के नहीं आता, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि सिकंदर आया आंधी की तरह चला गया। विंसेंट स्मिथ बोलते हैं कि इसने कुछ प्रभाव नहीं छोड़ा, यूनानी का कुछ ऐसा छोड़ा नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो गंधार कला का विकास हुआ यूनानी आक्रमण के बाद। हेलेनिस्टिक आर्ट भी इसको बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। गंधार कला और हेलेनिस्टिक आर्ट किसकी देन है? तो यूनानियों का देन है, ये ध्यान रखना चाहिए, यूनानियों का देन है हेलेनिस्टिक आर्ट, ओके। गंधार शैली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि ये अगर हम मैप में देख लेते हैं, ओके, मैप में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ओके। चलिए देखिए, तो जब सिकंदर जाने लगा, जब सिकंदर वापस लौटा था तो इन्होंने अपने जो इनका जो प्रांत था, इनका जीता हुआ क्षेत्र था, उसका इन्होंने बंटवारा किया। उन्होंने इसका बंटवारा किया तो जो बंटवारा किया वो किनको क्या क्या दिया इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक फिलिप नाम था, इनको दिया ये वाला क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ये हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, ये किसको दिया? फिलिप को। किसको दिया? तो फिलिप को, ठीक है। साथ में अगर हम बात करेंगे कि झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र, ये झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र था, जो ये झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र किसको दिया? पोरस को। झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र किसको दिया? पोरस को। ध्यान रखिए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र फिलिप को, झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र पोरस को, और ये सिंधु नदी के बीच वाला क्षेत्र देगा आम्भी को, क्योंकि आम्भी ने सपोर्ट किया था, आम्भी को देगा। साथ में हम बात करेंगे ये दक्षिणी क्षेत्र, ये अपने जीते हुए क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र देता है पिथोन को। किसको देता है? पिथोन को। पिथोन को देता है अपने दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है।
दक्षिण क्षेत्र पिथौन को, ऊपर वाला क्षेत्र फिलिप को, ये झेलम इंडस वाला क्षेत्र हमारा देता है आम्बी को, और झेलम और ब्यास वाला क्षेत्र देता है पोरस को। ठीक है, ये हमारा इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 7 दिन का सप्ताह, ये 7 दिन का सप्ताह जो स्टार्ट हुआ कि सप्ताह में 7 दिन होना है, ये दिन है यूनानियों का, ये दिन है यूनानियों का। यूनानी आक्रमण के बाद ही इंडिया में स्टार्ट हुआ कि सप्ताह जो होगा 7 दिन का। उसके पहले कितना दिन का तो ये हमको आइडिया नहीं है, लेकिन 7 दिन का सप्ताह का ये स्टार्ट हुआ यूनानियों के आक्रमण के बाद, जब सिकंदर ने आक्रमण किया उसके बाद। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया नगर बात करेंगे, सिकंदरिया नगर की बात करेंगे, सिंधु नदी के यहाँ सिकंदरिया नगर की स्थापना किया, साथ में अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किया मिस्र में। ठीक है, एक चीज हमने छोड़ दिया, मिस्र में स्थापना किया था जब लौटते इन्होंने अलेक्जेंड्रिया नगर का। ठीक है, लौटते समय किया था, कब नहीं, लेकिन अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किन्होंने किया तो सिकंदर, अलेक्जेंडर ऐसे भी इनका नाम था, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, सिंधु नदी किनारे इन्होंने स्थापना किया सिकंदरिया, अपने घोड़े के नाम पे बहुकेफला, निकैया भी इन्होंने नाम अपना एक शहर का स्थापना किया, निकैया शहर का स्थापना इन्होंने किया। तो इस तरह से हम अगर बात करेंगे तो हमने सिकंदर के यूनानी आक्रमण के बारे में हर एक चीज़ को क्लियर कर लिया है। तो हमें तो नहीं लगता है कि अब कुछ चीज़ छूटा होगा, हमने हर एक चीज़ को कैप्चर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन है जो समाप्त होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, साथ में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जब एमसीक्यू चलेगा, जब इसका बहुविकल्पीय प्रश्न चलेंगे, ऑप्शन वाइज प्रश्न चलेंगे, तो आपका सारा एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होना नहीं है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।